बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने फ़र्स्ट ईयर चैप्टर 1 के प्रीवियस बोर्ड्स में आने वाले एमसीक्यूज़ को टॉपिक वाइज स्टडी किया था। आज हम वही टेक्निक चैप्टर नंबर 2 पे अप्लाई करेंगे और टॉपिक वाइज प्रीवियस बोर्ड के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ उनको स्टडी करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है यूनिट वेक्टर कैन बी रिटन एज। अब यूनिट वेक्टर को हम कैसे शो कर सकते हैं, तो इसके लिए हम देखते हैं कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर उसमें दो चीज़ें हैं, एक उसकी मैग्नीट्यूड है और दूसरा क्या है, डायरेक्शन। अब कोई भी वेक्टर हो ए, तो उसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर के ऊपर एरो हेड लगाते हैं। मैग्नीट्यूड को सिंपल आप वेक्टर ए से शो कर देते हैं, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। और डायरेक्शन के लिए आप क्या करते हैं, ए के ऊपर हेड शो कर देते हैं। अब ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ही यूनिट वेक्टर कहलाती है। तो यहाँ से अगर हम यूनिट वेक्टर को सेपरेट करें डायरेक्शन वाली चीज़ को, तो वो होती है कोई भी वेक्टर ए डिवाइडेड बाय उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब देखें ऊपर जो ऑप्शंस हैं उनमें जो ऑप्शन नंबर सी है, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज़ कॉल्ड यूनिट वेक्टर। सेकंड एमसीक्यूज़ है अ सिंगल वेक्टर हैविंग द सेम इफेक्ट एज ऑल द ओरिजिनल वेक्टर्स टेकन टुगेदर इज़ कॉल्ड। अब ये जो डेफिनेशन है ये है रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन। उसमें यह है कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं ए और बी, उन दोनों को हम हेड टू टेल रूल के ज़रिए ऐड करते हैं, तो उनको ऐड करने से जो उनका कंबाइंड इफ़ेक्ट आता है उसको शो करने के लिए हम एक फ़ाइनल वेक्टर ड्रा करते हैं। जो पहले वेक्टर की टेल से टेल और वहाँ से हम ड्रा करते हैं फाइनल वेक्टर के हेड से, उसका हेड मिला देते हैं। वो जो फाइनल वेक्टर हमने ड्रा किया, जो पहले वेक्टर से लेके आखिरी वेक्टर की तरफ डायरेक्शन को शो कर रहा होता है, उस वेक्टर को हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। और वो तमाम वेक्टर्स का कंबाइंड इफ़ेक्ट या कंबाइंड रिज़ल्ट बता रहा होता है, वो कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर। ऑप्शन ए। विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी क्वांटिटी जो है वो वेक्टर है, लेंथ, वॉल्यूम और टाइम। लेंथ भी वेक्टर नहीं है, वॉल्यूम इसमें आती है लेंथ, विड्थ, हाइट, ये भी वेक्टर्स नहीं है, स्केलर्स हैं। टाइम जो है ये भी स्केलर है। वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, लिहाजा वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ऑप्शन सी। द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस इज़। वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम जो यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं, अगर यूनिट वेक्टर्स को ड्रा करें तो एक्स के अलॉन्ग आई, वाई के अलॉन्ग जे और जी के अलॉन्ग हम कौन सा यूज़ करते हैं, के यूनिट वेक्टर। हमसे उसने पूछा पे वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम यूज़ करते हैं जे यूनिट वेक्टर। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन नेवर बी पॉजिटिव, नेगेटिव, बोथ ए एंड बी और ज़ीरो। अब देखें कोई भी वेक्टर हो ए, उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक उसका एक्स कंपोनेंट ए एक्स, दूसरा उसका वाई कंपोनेंट ए वाई। तो मैग्नीट्यूड जब हमने फाइंड आउट करनी होती है, उसका फार्मूला होता है दोनों कंपोनेंट्स के स्केयर लें, उनको ऐड करें और उसका स्केयर रूट ले लें। अब फ़र्ज़ करें हमें उसके कंपोनेंट बेशक दोनों नेगेटिव दिए जाएं, या कोई एक कंपोनेंट नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो जब भी हम उनका लेंगे स्केयर, अब देखें एक्स वाले का भी स्केयर है, वाई वाले का भी स्केयर है, तो जब स्केयर लेंगे वो नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। चाहे एक नेगेटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, जब स्केयर लेंगे तो सारी वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, उनका रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है। तो ओवरऑल रिज़ल्ट क्या होगा, पॉजिटिव। नेगेटिव कभी भी मैग्नीट्यूड का रिज़ल्ट नहीं आएगा। कंपोनेंट नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, नेगेटिव कभी भी नहीं आएगी। और ये जो ऑप्शन है डी, ज़ीरो। अब मैग्नीट्यूड ज़ीरो आ सकती है अगर किसी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट भी ज़ीरो, वाई कंपोनेंट भी ज़ीरो हो। स्पेशल केसेस में वो ज़ीरो आ सकती है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। तो हमारी कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल द एंगल बिटवीन देम विल बी। अगर दो वेक्टर्स हैं वो एंटी पैरेलल हैं, यानी वो एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो उनके दरमियान जो एंगल है, फ़र्ज़ करें दो वेक्टर्स हैं, एक है ए एक है बी, तो ए और बी के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो आपके सामने मैंने फ़िगर बनाई हुई है, वो कितना बनेगा, 180 का। वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट बनते हैं। अगर एक एक्स एक्सिस पॉजिटिव तो दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस। उन दोनों के दरमियान एंगल होता है 180 डिग्री का।
तो ऑप्शन सी करेक्ट है। फोर्सेस 12 न्यूटन एंड 5 न्यूटन और एडिड दी रिजल्टेंट कैन नॉट बी। हमने ये बताना है कि दो फोर्सेस हमें दी गई हैं, तो उनको अगर हम किसी तरीके से ऐड करें तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं होगी, बाकी तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। याद रखें कि जब भी फोर्सेस या वेक्टर्स की बात आए, दो वेक्टर्स हों या दो फोर्सेस हों, उनको कंबाइन करके हमने उनका रिज़ल्ट फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं, हम एक दफ़ा उनको प्लस करते हैं, एक दफ़ा उनको माइनस करते हैं। तो प्लस करने से भी एक आंसर आ जाएगा, नेगेटिव करने से भी एक आंसर आ जाएगा। अगर तो हमें ये पूछा जाए कि इन ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन जो है वो इन दो वेक्टर्स को मिला के करेक्ट है, तो जो ऑप्शन उन दो रेंजेस के दरमियान में आ रही होगी, मैक्सिमम और मिनिमम वाली रेंज में, पॉजिटिव और नेगेटिव करने से, तो वो वाली करेक्ट है। अगर एक आंसर उससे बड़ा हो या उससे छोटा हो तो वो करेक्ट नहीं होगा। अब जिस तरह 12 न्यूटन है और 5 न्यूटन है, तो हम क्या करेंगे, व्हेन बोथ आर पैरेलल, हम एक ही डायरेक्शन अगर इनकी शो करें तो उनका रिज़ल्ट हम कैसे निकालते हैं, दोनों वेक्टर्स को ऐड कर देते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, 12 + 5 = 17 न्यूटन। दूसरा केस क्या हो सकता है, इसके बिल्कुल अपोजिट, उसमें ये होगा कि हम बड़ी में से छोटी को माइनस कर देंगे। व्हेन बोथ आर एंटी पैरेलल, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, तो उसमें हम क्या करेंगे, 12 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, ये कितना आ जाएगा, 7 न्यूटन। अब देखें, एक रेंज है 17, दूसरी रेंज जो है वो है 7 न्यूटन, एक मैक्सिमम वैल्यू और एक मिनिमम वैल्यू। हम इन वेक्टर्स को आपस में अरेंज करें तो मैक्सिमम रिज़ल्ट 17 आ सकता है और मिनिमम रिज़ल्ट कितना आ सकता है, 7। इसके दरमियान में भी आ सकता है, लेकिन 17 से अबव वाला आंसर भी नहीं होगा करेक्ट, और 7 से बिलो वाला आंसर भी करेक्ट नहीं आएगा। अगर इनके दरमियान में कोई आंसर आता है तो वो करेक्ट हो सकता है। अब देखें, उसने पूछा हुआ था व्हेन फोर्सेस आर एडेड द रिजल्टेंट कैन नॉट बी। अब जो 13 न्यूटन है वो 17 और 7 के दरमियान है, ये करेक्ट है। किसी तरह से अगर हम इनको ऐड करें तो 13 रिजल्टेंट उनका आ सकता है। 7 न्यूटन ये हमारी लोअर लिमिट है, ये भी आंसर में शामिल है। 17 न्यूटन ये जब हमने पैरेलल रखा हुआ है तब हमारा रिज़ल्ट आ रहा है। 6 न्यूटन जो है वो 7 न्यूटन से कम है, तो 6 न्यूटन हमारा रिज़ल्ट नहीं हो सकता। तो याद रखें कि जब भी दो वेक्टर्स हमें दिए जाएंगे तो हम उनको एक दफ़ा ऐड करेंगे, उनको एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो आंसर्स उस रेंज के अंदर अंदर आएंगे वो हमारे रिज़ल्टेंट हो सकते हैं। लेकिन जो ऑप्शंस उन रेंजेस के आउटसाइड आएंगे, चाहे वो ज़्यादा हो जाए चाहे वो कम हो जाए, वो हमारी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। जैसे यहाँ पर रेंज थी 17 और 7, लेकिन एक ऑप्शन है 6, तो 6 जो है वो 17 और 7 के दरमियान नहीं आती, तो वो हमारी रिज़ल्टेंट नहीं हो सकती। ये मज़ीद भी MCQs आएंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। इफ़ Rx इज़ नेगेटिव एंड Ry इज़ पॉजिटिव देन द रिजल्टेंट वेक्टर लाइज इन विच क्वाड्रेंट। अब अगर x कंपोनेंट नेगेटिव हो, y कंपोनेंट पॉजिटिव हो, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो किस क्वाड्रेंट में आएगा। इसके लिए आपके सामने क्वाड्रेंट्स की फ़िगर बनाई गई है, तो ये आपने मैट्रिक में भी पहले पढ़ा हुआ है। तो पहले क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यूज़ दोनों पॉजिटिव होती हैं, दूसरे में x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तीसरे में दोनों नेगेटिव होती हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव जबकि y की वैल्यू नेगेटिव होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें अगर एक वैल्यू दी जाए -2 और 3, उसका ग्राफ बनाना हो तो -2 जो है वो x की वैल्यू और +3 वो y की वैल्यू, वो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। अब यहाँ पर हमसे जो पूछा गया है Rx इज़ नेगेटिव एंड Ry इज़ पॉजिटिव, तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट। ऑप्शन बी करेक्ट है। इफ़ Rx एंड Ry बोथ नेगेटिव, अगर x कंपोनेंट और y कंपोनेंट किसी वेक्टर का वो दोनों नेगेटिव हों तो उनका रिजल्टेंट जो है वो किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो जैसा कि आपके सामने है वो कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, क्वाड्रेंट थर्ड। If Rx is positive, Ry is negative, then resultant lies। अगर Rx पॉजिटिव हो और Ry नेगेटिव हो तो ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, क्वाड्रेंट नंबर
4। तो ये क्वाड्रेंट के लिहाज से कुछ MCQs थे जो प्रीवियस बोर्ड पेपर्स में आए हुए थे। नेक्स्ट है, इफ़ बोथ कंपोनेंट्स Rx एंड Ry ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर नेगेटिव, अगर दोनों नेगेटिव हों, द एंगल थीटा ऑफ रिजल्टेंट विद x एक्सिस विल बी। अब उसने थोड़ा सा एडवांस हमसे पूछा हुआ है कि अगर वो दोनों नेगेटिव हैं, अब नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। हमने बताना है कि उसका x एक्सिस के लिहाज से एंगल कितना बन सकता है। अब देखें, अगर x भी नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव है, तो उसकी मैंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश की है। तो Rx है वो भी नेगेटिव x एक्सिस की तरफ, और Ry है वो भी नेगेटिव, तो वो नेगेटिव y एक्सिस की तरफ मैंने ड्रा किया है, उसका रिजल्टेंट R ड्रा किया हुआ है। अब देखिए एंगल हमारा कितना हो सकता है, 270, 180 या 180 और 270 के इंटरमीडिएट। तो एंगल हम हमेशा यूज़ करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस और उसे हम लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जब हम चलेंगे तो x और y एक्सिस का एंगल 90, फिर y एक्सिस से लेके नेगेटिव x एक्सिस तक का एंगल आएगा 90, तो ये हो जाएगा 180 टोटल एंगल। तो 180 एक रेंज है, और दूसरी रेंज थर्ड क्वाड्रेंट की कौन सी है, 270। तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो कितने एंगल के दरमियान आएगा, 180 डिग्री से लेके 270 डिग्रीज़ के दरमियान 180 से ज़्यादा और 270 से कम। जैसे कि ऑप्शन बी है, हमारा जो एंगल थीटा है वो 180 से ज़्यादा आएगा और 270 से कम आएगा। तो हमारी जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। अगर दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव हैं तो वो रिजल्टेंट आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट की दो लिमिट्स हैं, एक 180 डिग्री और दूसरी है 270 डिग्री। इनके दरमियान हमारा एंगल आ सकता है। द वेक्टर इन स्पेस हैज़ कंपोनेंट्स। स्पेस में वेक्टर्स के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो हमने दो तरह के वेक्टर्स पढ़े हैं, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में और एक हमने पढ़े स्पेस कोऑर्डिनेट्स में। कार्टेशियन में x और y एक्सिस होते हैं, स्पेस में हम तीन यूज़ करते हैं, x, y और z एक्सिस। तो कितने कंपोनेंट्स बन जाएंगे, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, ऑप्शन बी 3 कंपोनेंट्स आ जाएंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर इक्वल। वो कहता है कि हमारे पास जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट किसी भी वेक्टर का, वो दोनों आपस में इक्वल हैं इफ़ इट्स एंगल विद x एक्सिस इज़। अगर उसका जो x एक्सिस के साथ एंगल है वो कितना होगा। तो क्वेश्चन में उसने हमें यह बताया कि x एक्सिस और y एक्सिस के अलॉन्ग जो उसके कंपोनेंट्स हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, वो आपस में इक्वल है। हमने एंगल फाइंड आउट करना है। तो ax इक्वल्स टू ay, कंपोनेंट्स आपस में इक्वल है। ax होता है a cos थीटा, ay होता है a sin थीटा। a और a आपस में कट जाएंगे, sin थीटा ओवर cos थीटा इक्वल आ जाएगा 1 के। अब ये जो sin थीटा ओवर cos थीटा है ये होता है tan थीटा के इक्वल, tan थीटा इक्वल 1 आ जाएगा, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1, और जब 1 का tan इनवर्स लेते हैं तो वो आता है 45 डिग्री। यानी जब कोई एक वेक्टर हो वो x एक्सिस से 45 का एंगल बना रहा हो, तो उस वक़्त उस वेक्टर के x कंपोनेंट और y कंपोनेंट वो आपस में क्या होते हैं, उनकी लेंथ, उनकी मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल आती है। इफ़ टू यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर एडेड। अगर हम दो यूनिट वेक्टर्स को आपस में ऐड करें, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट विल बी, तो उनकी मैग्नीट्यूड कितनी आएगी। अब फ़र्ज़ करें एक यूनिट वेक्टर जो है वो i है, दूसरा यूनिट वेक्टर कौन सा है, j। i यूनिट वेक्टर हम लेते हैं x के अलॉन्ग और j यूनिट वेक्टर हम लेते हैं y एक्सिस के अलॉन्ग। अब यहाँ पर उसने हमसे मैग्नीट्यूड पूछी है। अगर हम वेक्टर के बारे में लिखें तो r जो वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर, दोनों को मिलाने से जो होगा वो होता है x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट पे i, y कंपोनेंट पे j। अगर उसने हमसे रिजल्टेंट वेक्टर पूछा होता तो वो होना था i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर, लेकिन यहाँ उसने हमसे पूछा हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं, दोनों कंपोनेंट्स के स्क्वायर लेके उनको ऐड करके उसका स्क्वायर रूट लेते होते हैं। तो हम यहाँ पर यूँ करेंगे कि i का स्क्वायर
प्लस जे का स्केयर। अब देखें आई की मैग्नीट्यूड भी 1 होती है और जे की मैग्नीट्यूड भी 1 है। कम यूनिट वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड हम 1 लेते होते हैं, तो जब यहाँ पे 1 1 पुट करेंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा √2। यहाँ पर हमसे मैग्नीट्यूड पूछी गई थी, इसलिए हमने मैग्नीट्यूड का फार्मूला यूज़ किया है। अगर हमसे वो रिजल्टेंट वेक्टर पूछता तो सिंपल आई प्लस जे करेक्ट आंसर होना था। तो अभी हमारी जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। If a vector of magnitude 10 Newton is along y-axis, its component along x-axis is। अगर एक वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है और वो है ही y-axis के अलॉन्ग, तो उसका x कंपोनेंट कितना आएगा। अब एक चीज़ है ही y-axis के अलॉन्ग है तो उसका x कंपोनेंट कितना आएगा 0, यानी x में उसका कुछ भी नहीं है, सीधी वो वर्टिकल y-axis की तरफ जा रही है चीज़, तो उसका x कंपोनेंट 0 आएगा, 0 न्यूटन, ऑप्शन ए। 16 है इफ़ a प्लस बी मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू a माइनस बी मैग्नीट्यूड देन एंगल बिटवीन a एंड b। अब इसमें देखें, फ़र्ज़ करें दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है a दूसरा वेक्टर है b, इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ऐड करने से जो रिजल्टेंट आ रहा है, जो ऊपर वाला हिस्सा फिगर का बनता है, वो है r इक्वल्स टू a प्लस बी। अगर हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करें, a और b को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर तो नहीं सकते, लेकिन हम क्या करते हैं a प्लस इंटू माइनस बी लिख देते हैं। b की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाती है, तो जब उनको आपस में ऐड करेंगे वो हो जाएगा r इक्वल्स टू a प्लस इंटू माइनस बी। अब ये जो a प्लस बी है और ये जो a माइनस बी है, इनके आपस में जो एंगल आते हैं रिजल्टेंट के, वो एंगल हमेशा होता है 90 डिग्रीज़ का। दो वेक्टर्स को आपस में ऐड करें, उसकी जो मैग्नीट्यूड आती है, और उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करें, उसकी जो मैग्नीट्यूड्स आती हैं, जो उनकी डायरेक्शंस बनती हैं, उन दोनों के दरमियान, रिजल्टेंट वेक्टर्स के दरमियान एंगल हमेशा होता है 90 डिग्रीज़ का, ऑप्शन बी। द एंगल बिटवीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इज़। किसी भी वेक्टर के जो दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक x कंपोनेंट और दूसरा y कंपोनेंट, उनके दरमियान हमेशा एंगल होता है 90 डिग्रीज़ का। जैसे x और y एक्सिस के दरमियान एंगल 90 डिग्रीज़ के होते हैं, इसी तरह किसी भी वेक्टर के x कंपोनेंट और उसके y कंपोनेंट के दरमियान भी एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्रीज़ का एंगल होता है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, ऑप्शन पी। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर a इक्वल्स टू ए एक्स माइनस ए वाई। इसकी हमने मैग्नीट्यूड बतानी है, तो अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो उसमें होता है कि x वाले कंपोनेंट्स का भी स्क्वायर, y वाले कंपोनेंट का भी स्क्वायर। तो जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि ए एक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ए वाई का भी स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए वाई स्क्वायर, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। यहाँ पर अगर एक और ऑप्शन होती ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और नीचे लिखा होता बोथ ए एंड बी या ए एंड सी, तब वो बोथ वाली ऑप्शन करेक्ट थी। लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया है, उसने सिर्फ ये माइनस वाली एक वैल्यू दी है, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, उसने प्लस वाली सिंपल वैल्यू नहीं दी हुई, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। सेकंड थर्ड में मल्टीप्लिकेशन है, फोर्थ में फिर माइनस है, तो ये आपस में ये इनकी कम्बिनेशन नहीं बनते, तो ऑप्शन कौन सी बचती है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 30 न्यूटन एंड 40 न्यूटन एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर इज़। अब दो फोर्सेस हैं, एक है 30 एक है 40 न्यूटन, एक दूसरे के पैरेलल से मुराद होती है कि वो एक ही डायरेक्शन में अमल कर रही हैं, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा। अगर हम 30 न्यूटन को ड्रा करें और उसके साथ ऐड करें 40 न्यूटन को बाय हेड टू टेल रूल, तो वो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो सिंपली हम उन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो रिज़ल्ट कितना आ जाता है 70 न्यूटन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर। अब देखें जो लास्ट हमने किया उसमें था दो फोर्सेस हैं, दो वेक्टर्स हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, उसमें हम सिंपली दोनों को ऐड कर देते हैं, वो एक ही डायरेक्शन में थी।
यहाँ पर पैरेलल नहीं है, यहाँ पर कितना एंगल आ रहा है, राइट एंगल। राइट एंगल से मुराद होती है कि उनका आपस में ज़ाविया कितना है, एंगल कितना है, 90 डिग्रीज़ का। इन केसेस में हम क्या करते हैं कि हमने जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में मैग्नीट्यूड का फार्मूला यूज़ किया था, हम उसके ज़रिए से रिजल्टेंट निकालते होते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर आर। अब एक को हम ले लेते हैं एक्स के लॉन्ग, एक्स कंपोनेंट वो 3 न्यूटन है। एक को हम वाई एक्सिस के लॉन्ग ले लेते हैं तो वो हमारा वाई कंपोनेंट बन जाता है। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला अगर इस पर लगाएंगे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसका रिज़ल्ट आ जाता है 5 न्यूटन। याद रखें कि जब हम पढ़ेंगे पैरेलल, उसमें हम सिंपली ऐड करते हैं। जब हम पढ़ेंगे राइट एंगल, परपेंडिकुलर और 90 डिग्री वाले वेक्टर्स, तो उसमें हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला यूज़ करके रिजल्टेंट वेक्टर को आर को फाइंड आउट करते हैं। जैसे अभी मज़ीद MCQs आएंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। इफ़ A इक्वल्स टू 4i यूनिट वेक्टर, B इक्वल्स टू -4j यूनिट वेक्टर, देन एंगल ऑफ A प्लस बी विद x एक्सिस इज़ इक्वल टू। अब देखें A जो है वो x एक्सिस के अलॉन्ग है क्योंकि वो I शो कर रहा है। B जो है वो J यानी y एक्सिस, कौन से, नेगेटिव y, क्योंकि -4 उसकी वैल्यू आ रही है। हमने उन दोनों को पहले ऐड करना है, A प्लस बी, उसका जो रिज़ल्टेंट आ रहा है उसका हमने बताना है कि x एक्सिस से उसका एंगल कितना बन रहा है। अब इसमें क्या होगा, पहले हम A और B को ऐड करते हैं, तो जब A और B को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4i प्लस इंटू -4j, तो प्लस माइनस की जगह माइनस ही आ जाएगा, 4i माइनस 4j, ये रिज़ल्टेंट आ जाएगा A प्लस बी का। जब इसको ग्राफ से देखेंगे तो ग्राफ के लिहाज से A जो है वो 4i है, तो x किस तरफ 4, और B जो था वो -4j था, तो j से मुराद होती है y एक्सिस, माइनस से मुराद होगी नीचे यानी नेगेटिव y एक्सिस। तो जब उन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये रिज़ल्टेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में उनका बन जाता है। अब ये जो रिज़ल्टेंट बन रहा है इसका देखते हैं एंगल कितना बनता है। तो एंगल हम यूज़ करते होते हैं हमेशा tan थीटा वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू y ओवर x, थीटा आ जाता है tan इनवर्स y ओवर x। tan इनवर्स y की जगह हमने कौन सी वैल्यू रखी है, b की, और x की जगह a की वैल्यू। b वाली वैल्यू थी -4, a की वैल्यू 4 है, 4 और 4 कट जाएंगे, माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 बच जाता है, और tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू होती है -45। माइनस क्यों आया है, क्योंकि हमारे पास पहले से ही बाहर माइनस मौजूद है। tan इनवर्स ऑफ 1 की अपनी वैल्यू 45 आएगी। अब ये जो -45 एंगल है, माइनस एंगल जब भी आए कैलकुलेशन के दौरान, तो उसका मतलब होता है हमारा जो एंगल है वो हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज। लेकिन ये याद रखें, हम जब भी एंगल्स को स्टडी करते हैं तो हम उसे एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज लेके चलते हैं। अब ये वाला हमें जो आ रहा है -45, ये क्लॉकवाइज एंगल शो कर रहा है। अगर आपने क्लॉकवाइज एंगल को एंटी क्लॉकवाइज एंगल में शिफ्ट करना हो तो आप याद रखें उसमें 360 को ऐड कर दें। आप 360 ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉकवाइज एंगल शो कर रहा होगा कि कितना वो एंगल बनता है, तो वो बनेगा 315 डिग्रीज़। या अगर ओवरऑल देखें तो अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं आपका एंगल है 45, तो एक पूरे चक्कर में पूरे एक्स और वाई एक्सिस में कितने एंगल होते हैं, 360, यानी एक्स और वाई का भी 90, वाई और नेगेटिव एक्स का भी 90, नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस का भी 90, और नेगेटिव वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का भी 90 है। तो एक मुकम्मल जो इसका राउंड बनता है वो 360 का है। तो 360 में से अगर आप 45 को निकाल दें तो वो भी क्या बनता है, 315 डिग्रीज़। तो जैसे भी आप इसको याद रख लें, आप नेगेटिव एक्स एक्सिस, आपने नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव एंगल में शो करना हो, क्लॉकवाइज एंगल से एंटी क्लॉकवाइज एंगल में जाना हो, तो आप क्या करें, एंगल में 360 को ऐड कर दें तो वो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बन जाता है। तो हमारी जो ऑप्शन है डी वो करेक्ट है, 315 डिग्रीज़। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 5 न्यूटन एंड 12 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर इज़। दो फोर्सेस हैं 5 और 12 न्यूटन, और उनके दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्रीज़ का। तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा। अब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया कि जब राइट एंगल आए,
परपेंडिकुलर आए या 90 डिग्रीज आए तो उस वक्त हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का फार्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, एक कंपोनेंट x को 5 रख लें या 12 रख लें, उससे रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। x अगर 12 हो, y वाला अगर कंपोनेंट 5 रख लें तो हमारा रिज़ल्ट आ जाता है 13 न्यूटन। तो वो हमारी ऑप्शन है सी, करेक्ट ऑप्शन। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, किसी एक वेक्टर के कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो दो तरह के हमने सिस्टम पढ़े, एक हमने पढ़ा कार्टेशियन, उसमें होते हैं x और y दो कंपोनेंट्स। एक हमने पढ़ा स्पेस कोऑर्डिनेट्स, उसमें होते हैं 3 x, y और z एक्सिस। तो मैक्सिमम कंपोनेंट्स, मैक्सिमम हिस्से किसी एक वेक्टर के कितने हो सकते हैं, 3 x, y और z एक्सिस। 3C ऑप्शन आ जाएगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर r इक्वल्स टू 3i + 6j + 2k, किसी एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट करनी हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर का फार्मूला लगाएंगे। 3x कंपोनेंट है, 6y कंपोनेंट है और 2z कंपोनेंट है। इनको वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वैल्यूज़ आपके सामने मौजूद हैं, इनका रिज़ल्ट आ जाएगा 7, ऑप्शन सी। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद y एक्सिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट विल बी। अब यहाँ पर देखें थोड़ी सी ट्रिक है, उसने हमें फोर्स दी, एंगल दिया, लेकिन एंगल किसके साथ दिया, y एक्सिस के अलॉन्ग उसने एंगल दिया हुआ है। हम कौन सा एंगल यूज़ करते हैं, वो एंगल जो x एक्सिस के अलॉन्ग बन रहा हो, वो वाला नहीं जो y एक्सिस के अलॉन्ग बन रहा होता है। अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो उसने फोर्स F हमें दी हुई है और एंगल उसने बताया y एक्सिस के लिहाज से वो 30 डिग्री है। एंगल हम जब भी यूज़ करते हैं कंपोनेंट्स के केसेस में तो एंगल हम यूज़ करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस, y एक्सिस से कभी भी हम एंगल को यूज़ नहीं करते। फिर हम इसी से उसके x और y कंपोनेंट निकालते होते हैं x एक्सिस वाले एंगल से। अब यहाँ पर जो हमें एंगल दिया गया वो 30 डिग्री, लेकिन वो किसके लिहाज से, y के लिहाज से दिया गया। हमने उसे जब शिफ्ट करना है x एक्सिस के लिहाज से तो x और y एक्सिस एक दूसरे के ऊपर होते हैं परपेंडिकुलर, इनका आपस में टोटल एंगल होता है 90। तो अगर एक साइड का एंगल हमें पता हो वो कितना है 30 है, तो दूसरे साइड का एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्रीज, टोटल मिला के कितने हो जाएंगे 90 डिग्रीज। अब हम जो एंगल यूज़ करेंगे वो कौन सा होगा, 60 डिग्री, 30 डिग्री वाले को यूज़ नहीं करेंगे। हमने क्या बताना है, हमने बताना है कि x कंपोनेंट कितना है। तो x कंपोनेंट का फार्मूला होता है एफ एक्स इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। f हमें गिवन है 10, कॉस एंगल हमने निकाला है, एंगल कितना है 60 डिग्रीज, कॉस 60 होता है 0.5, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 न्यूटन, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखें फिर से दो वेक्टर्स हैं, अब लिखा हुआ है परपेंडिकुलर, एक हमने केस किया राइट एंगल, एक हमने किया परपेंडिकुलर, एक हमने किया 90 डिग्रीज़ वाला। तीनों केसेस में हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी क्या होगा, एक को हम रखेंगे x कंपोनेंट, एक को हम रखेंगे y कंपोनेंट और फार्मूला यूज़ करते हुए उसका रिज़ल्ट निकाल लेंगे। तो 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, इनको फाइंड आउट करते हुए रिज़ल्ट आ जाता है 10 न्यूटन, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस इज स्पेसिफाइड बाय हाउ मैनी एंगल्स। तो स्पेस में 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y और z, और तीनों का अपना अपना एंगल होता है, x का अल्फ़ा, y का बीटा और z का गैमा। तो किसी भी वेक्टर को स्पेस में जब शो करना हो तो उसमें 3 एंगल्स आते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। इफ़ a इक्वल्स टू 2i + j + 2k देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। वेक्टर की मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है उसमें ax² + ay² + az² और उनका स्क्वायर रूट। x कंपोनेंट 2 है, y कंपोनेंट 1 है, z कंपोनेंट 2 है, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 3, ऑप्शन बी। इफ़ b इक्वल्स टू 4i + 5k देन इट्स मैग्नीट्यूड विल बी। तो उसकी मैग्नीट्यूड कितनी आएगी, यहाँ पर भी हम मैग्नीट्यूड का फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन हमें उसने सिर्फ x और z कंपोनेंट दिया हुआ है।
तो हम y वाले कंपोनेंट को 0 रखेंगे, x और z कंपोनेंट को पुट करेंगे फार्मूला में मैग्नीट्यूड के, तो हमारा रिज़ल्ट आएगा 41 स्क्वायर रूट। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। रिजल्टेंट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड a इज़। अब वो कहता है कि दो वेक्टर्स हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड है a और दोनों परपेंडिकुलर हैं, यानी दो वेक्टर्स हैं, दोनों a हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। तो जैसा कि हमने अभी बात की कि परपेंडिकुलर हो, राइट एंगल हो या 90 डिग्री हो, तीनों केसेस में हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का फार्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी हम फार्मूला यूज़ करेंगे। अब x कंपोनेंट भी a है, y कंपोनेंट भी a है, तो हमारा रिज़ल्ट आएगा √2a। इफ़ a + b = b + a, दिस शोज़ दैट द वेक्टर एडिशन इज़। अब ये जो प्रॉपर्टी है, अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड करें, बेशक जिसको मर्ज़ी पहले रखें जिसको बाद में रखें, रिज़ल्ट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बी ऑप्शन। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन कैन नॉट बी। अब यहाँ पर वो दो वेक्टर्स दे रहे हैं और वो कहता है कि इन दोनों का रिजल्टेंट इनमें से कौन सी ऑप्शन है वो नहीं हो सकती। तो एक MCQs हमने पहले भी किया है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो 10 + 5 15 और 10 - 5 5 न्यूटन। 15 और 5 के दरमियान जो आंसर्स आएंगे वो हमारे करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं, यानी वो हमारे रिजल्टेंट हो सकते हैं। जो इनसे बाहर है वो हमारा रिजल्टेंट नहीं हो सकता। तो 4 न्यूटन जो है वो 5 से छोटा है, वो इस रेंज से बाहर है, वो हमारा रिजल्टेंट नहीं होगा। 6 और 9 और 13 ये हमारी रेंज के अंदर मौजूद है, लिहाजा वो करेक्ट ऑप्शन वो हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर हमने बताना है कि कौन सा रिजल्टेंट नहीं है, तो वो कौन सा होगा, 4 न्यूटन। द वेक्टर a हैज़ कंपोनेंट्स ax एंड ay। द मैग्नीट्यूड ऑफ ax इज़ गिवन बाय। हमने अब a की मैग्नीट्यूड नहीं बतानी, हमने यहाँ पे बतानी है x कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड। तो अगर हम वेक्टर a की मैग्नीट्यूड लिखें तो वो होती है ax² + ay² का स्क्वायर रूट। यहाँ से हमने ax को सेपरेट करना है, तो अगर हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लें, a का स्क्वायर बन जाएगा, दूसरी साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से अगर हम ax² को सेपरेट करें वो आ जाएगा a² - ay²। हमें ax² नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए ax। हम यहाँ पर दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ax बच जाएगा, दूसरी साइड पे आएगा a² - ay²। अब देखें ऑप्शंस में हमें स्क्वायर रूट गिवन नहीं है, 1/2 पावर्स गिवन है, तो हम स्क्वायर रूट को 1/2 में शिफ्ट करें तो ये बन जाता है a² - ay² होल पावर 1/2। तो ये हमारी जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। टू वेक्टर्स टू बी कंबाइंड हैव मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन 35 न्यूटन। द करेक्ट आंसर विल बी। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो रेंज बनेगी उस रेंज के दरमियान जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, जो इनसे बाहर है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। 60 35 को ऐड किया 95, सब्ट्रैक्ट किया 25। अब उन ऑप्शंस में देखें 15 है वो भी लेस है, 20 है वो भी लेस है, 100 जो है वो 95 से अबव है। ओनली 70 जो है 70 न्यूटन वो इस रेंज के अंदर है 95 और 25 के। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 70। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गिव्स रिजल्टेंट फोर्स 0। हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है उसका रिज़ल्ट 0 हो सकता है। बी सी और डी में देखें तो वो वेक्टर्स ही एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो उनका रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं आएगा। तो जो ऑप्शन ए है 2 न्यूटन 2 न्यूटन, अगर एक 2 न्यूटन जो है वो एक साइड पे शो कर रही हो, दूसरी 2 न्यूटन जो है वो बिल्कुल उसके अपोजिट हो, तो उनको कंबाइन करने से उनका रिज़ल्ट 0 आ सकता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 30 न्यूटन 40 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर आर। दो फोर्सेस हैं 30 न्यूटन 40 न्यूटन और उनके दरमियान एंगल कितना है 90 डिग्रीज़ का, तो उनका रिजल्टेंट हमने निकालना है। तो ये MCQs हम पहले कर चुके हैं।
यहाँ पर भी हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का फार्मूला यूज़ करते हुए 30 न्यूटन को आप बना लें एक्स कंपोनेंट, 40 वाले को बना लें वाई कंपोनेंट, तो इनका रिज़ल्ट आ जाता है 50। ऑप्शन बी करेक्ट है। 36 है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ इज़। अगर किसी वेक्टर को उसके अपने साथ ही अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें तो क्या इफ़ेक्ट आएगा। डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला होता है ई डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। अगर आप एक वेक्टर को अपने साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की डायरेक्शन एक ही होगी, उनकी डायरेक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यानी उनका आपस में एंगल कितना आएगा, 0। ए डॉट ए इक्वल आ जाएगा ए काज ऑफ ज़ीरो की वैल्यू होती है 1, तो एंड पे रिज़ल्ट बच जाएगा ए का स्क्वायर। यानी किसी वेक्टर को अपने साथ ही अगर आप डॉट प्रोडक्ट लें तो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाती है ए स्क्वायर। ऑप्शन डी करेक्ट है। इफ़ टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं यानी उनकी डायरेक्शन एक ही है, डायरेक्शन में चेंज नहीं है, देन ए डॉट बी इक्वल्स टू 0। ये ऑप्शन हमने बतानी है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी कौन सी रॉन्ग है। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उस केस में मैंने आपको बताया कि उनके दरमियान एंगल का डिफरेंस कोई नहीं होता, वो एंगल कितना आता है, 0 डिग्री। जब उनकी हम डॉट लेते हैं तो ए डॉट बी इक्वल आ जाता है ए बी कॉज ऑफ थीटा। कॉज कितना हो जाएगा, 0, और कॉज ऑफ 0 की वैल्यू हमने अभी सॉल्व की, वो कितनी होती है, 1। तो ए बी के साथ क्या आ जाएगा, 1, और एंड पे रिज़ल्ट आएगा ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी। तो हमारी जो ऑप्शन है ऑप्शन बी वो करेक्ट है, बाकी जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट नहीं है। इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी इक्वल्स टू हाफ ए बी देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज़। दो वेक्टर्स हैं ए और बी, उनकी डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला हमें दिया गया। तो अगर आप ए डॉट बी देखें तो ए डॉट बी होता है ए बी कॉज ऑफ थीटा। अगर आप उसको कंपेयर करें हमें गिवन क्वेश्चन के साथ, वो आ रहा है ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉज ऑफ थीटा की जगह आ रहा है 1/2। तो अगर हम देखें तो सिर्फ फ़र्क आ रहा है कॉज ऑफ थीटा और 1/2 का। अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें, कॉज ऑफ थीटा है 1/2 के इक्वल, तो थीटा आ जाएगा कॉज इनवर्स 1/2, और कॉज इनवर्स 1/2 होता है 60 डिग्री का। तो एंड पे रिज़ल्ट हमारा आ जाएगा 60 डिग्रीज़। If the angle between two vectors with magnitude 12 and 4 is 60 then their scalar product is। अब देखें अगर आ रहा हो इनर, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, तीनों का एक ही मतलब है। आपने ए डॉट बी फाइंड आउट करना है, ए भी दिया गया है, बी भी दिया गया है, एंगल भी दिया गया है। ए 12 बी 4 है और एंगल हमें कितना गिवन है, 60। कॉस 60 होता है 1/2। तो जब इसको हल करेंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा 24। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज़ मैक्सिमम व्हेन दे आर। अब ए डॉट बी हमने बताना है मैक्सिमम कब होती है, पैरेलल, परपेंडिकुलर, नल और एंटी पैरेलल। अब देखें जब भी हमने मैक्सिमम मिनिमम बताना होता है तो एंगल हम यूज़ करते हैं 0, 90 या 180। हम तीनों पुट करके देखते हैं। तो जब ए डॉट बी ए बी कॉज ऑफ थीटा, एंगल 0 पुट करेंगे तो कॉज 0 होता है 1, तो ए और बी आ जाएंगे। एंगल 90 पुट करेंगे तो कॉज 90 होता है 0, ए डॉट बी 0। तो एंगल 180 पुट करेंगे तो वो होता है -1, तो नेगेटिव वैल्यू हमारी आ जाती है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसका रिज़ल्ट मैक्सिमम कब आता है, तो तीनों केसेस के लिहाज से जब एंगल 0 हो। अब देखें ऊपर एंगल गिवन नहीं है लेकिन एंगल के लिहाज से पैरेलल एक गिवन है। एंगल 0 तब होता है जब दोनों वेक्टर्स एक ही सिमत में हो, तो एक ही सिमत के लिए हम पैरेलल का वर्ड यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज़। किसी भी वेक्टर बी की ए के ऊपर जो प्रोजेक्शन है वो क्या होती है। तो अगर आप देखें तो मैंने आपके सामने दो वेक्टर्स बनाए हैं, वेक्टर ए उसके ऊपर है वेक्टर बी। वेक्टर बी का पोर्शन जो ए को इफ़ेक्ट कर रहा होता है वो कौन सा होता है, बी का एक्स कंपोनेंट, और बी का एक्स कंपोनेंट कौन सा होता है, बी कॉज ऑफ थीटा। तो ये ऑप्शन बनती है ऑप्शन डी। इफ़ एफ इक्वल्स टू 2i + 3j न्यूटन एंड डी इक्वल्स टू 4i + 4j
देन वर्क डन विल बी, तो वर्क डन कितना होगा। अब देखें जो वर्क का फार्मूला होता है वो होता है एफ डॉट डी, एफ और डी के आपस में डॉट प्रोडक्ट, एफ भी हमें गिवन है, डी भी हमें गिवन है। डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम एक्स कंपोनेंट को एक्स के साथ मल्टीप्लाई, वाई कंपोनेंट को वाई के साथ मल्टीप्लाई और दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं। तो 2 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे और 3 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो रिज़ल्ट आ जाएगा 20 जूल्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 3i + 4j एंड 4i - 3j इज़, हमने दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल को बताना है, तो इस केस में भी हम a डॉट बी को यूज़ कर सकते हैं, वो होता है ए बी कॉज ऑफ थीटा। तो यहाँ से अगर हम a डॉट बी को फाइंड आउट करें तो a की वैल्यू भी गिवन है, b भी गिवन है, तो ये हो जाएगा ax bx + ay by। यहाँ पर एक वैल्यू नेगेटिव है तो दरमियान में माइनस आ जाएगा, इसका रिज़ल्ट आ जाता है 0। तो जब इसको ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो a डॉट बी की जगह 0 इक्वल्स टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, ए बी को मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो तो उसका रिज़ल्ट क्या हो जाता है 0। कॉस थीटा आ जाएगा 0 के इक्वल, थीटा आएगा कॉस इनवर्स 0 के इक्वल, तो 0 का कॉस इनवर्स होता है 90, तो एंगल हमारा कितना आ जाएगा 90 डिग्रीज। नेक्स्ट है बोथ द डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b इज़ 0 व्हेन। अब यहाँ पर उसने ये बताया कि a क्रॉस b भी 0 है, a डॉट b भी 0 है, तो ये किस केस में होगा। अगर आप देखें a क्रॉस b वो होता है ए बी साइन ऑफ थीटा, अगर आप a डॉट b देखें तो वो होता है ए बी कॉज ऑफ थीटा। अब ये कब 0 हो सकते हैं, अगर आप इनका एंगल देखें तो एंगल के केसेस में एक में साइन थीटा है, एक में कॉस थीटा है। जब आप साइन 0 पुट करते हैं तो साइन 0 होता है 0, लेकिन कॉस 0 होता है 1। जब आप साइन 90 पुट करते हैं तो वो होता है 1, कॉस 90 होता है 0। तो एंगल्स जो हैं वो एक ही टाइम पे सेम रिज़ल्ट नहीं दे सकते, उनके डिफरेंट रिज़ल्ट्स हैं। तो हमारे पास बचता है a और b, या तो a 0 हो या b 0 हो या दोनों 0 हो, तब जाके उनकी क्रॉस भी और डॉट दोनों एक ही टाइम पे 0 आ सकते हैं, इसके अलावा कभी भी 0 नहीं आएंगे। तो ऑप्शन डी है आइदर द वेक्टर इज़ 0, या a 0 हो जाए या b 0 हो जाए, तो दोनों क्रॉस और डॉट दोनों 0 आते हैं, उसके अलावा 0 नहीं आएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ k क्रॉस j इज़ इक्वल टू, अब जो k क्रॉस j है ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, एक साइकिल यूज़ करते हैं i क्रॉस j इक्वल टू k, j क्रॉस k इक्वल टू i। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम नेगेटिव यूज़ कर देते हैं, अगर आप j क्रॉस i जाते हैं तो माइनस k, i क्रॉस k जाते हैं तो माइनस j। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर है k क्रॉस j, तो k क्रॉस j हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जब जाएंगे तो k क्रॉस j के साथ आएगा माइनस का i, सेकंड ऑप्शन। वेक्टर प्रोडक्ट a क्रॉस a इज़, जब आप किसी वेक्टर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो a क्रॉस b होता है ए बी साइन ऑफ थीटा, साथ में n यूनिट वेक्टर। तो जब आप किसी वेक्टर को अपने साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर तो वही है, तो उसका आपस में कितना एंगल आएगा 0 का, साइन ऑफ 0 कितना होता है 0, तो ओवरऑल रिज़ल्ट क्या आ जाता है 0। वेक्टर्स के केस में जब 0 आ रहा हो तो 0 की बजाय हम क्या यूज़ करते हैं नल वेक्टर, तो o और उसके ऊपर एरो हेड, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 6√3 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, द एंगल बिटवीन देम विल बी। अब उसने ये बताया है कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की ये मैग्नीट्यूड्स हैं, तो उनके दरमियान एंगल कितना हो सकता है। तो a क्रॉस b जो है वो 6 है, a डॉट b जो है वो 6√3 है, a क्रॉस b हो जाएगा ए बी साइन थीटा और a डॉट b हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। आप ए बी साइन थीटा वाली वैल्यू को ए बी कॉस ऑफ थीटा वाली वैल्यू से अगर डिवाइड करें, ए बी और ए बी कैंसिल, 6 और 6 कैंसिल, साइन ओवर कॉस हो जाते हैं टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल आ जाएगा 1/√3, यहाँ से थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स 1/√3 आ जाता है, रिज़ल्ट 30 डिग्रीज। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। मैग्नीट्यूड ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के विल बी,
अब यहाँ पर क्रॉस और डॉट दोनों को यूज़ किया गया है, तो जे क्रॉस के जैसा कि अभी हमने देखा जे क्रॉस के होता है आई के इक्वल, तो वो हो जाएगा आई डॉट आई। और किसी वेक्टर को उसी के साथ यूनिट वेक्टर को अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें तो उसका रिज़ल्ट आता है 1। आई का भी 1 है, दूसरे आई का भी 1 होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड कितनी आ जाएगी उनकी, 1 मैग्नीट्यूड आ जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल व्हेन एंगल बिटवीन देम। अब उसने ये पूछा है कि ए क्रॉस बी और ए डॉट बी की मैग्नीट्यूड्स आपस में इक्वल हैं, तो उनका एंगल कितना आएगा। ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, ए बी कैंसिल हो जाएंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा आएगा 1, साइन और कॉस होते हैं टेन थीटा, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 1, और टेन इनवर्स ऑफ 1 होता है 45 डिग्रीज। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद इटसेल्फ हैज़, अगर आप किसी वेक्टर को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो नल वेक्टर के इक्वल आती है। ये एमसीक्यूज हमने अभी किया है। इफ़ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू नल वेक्टर देन एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये भी दोबारा से वही एमसीक्यूज है, रिवर्स उसने पूछा है कि जब ए क्रॉस बी का रिज़ल्ट नल वेक्टर आए तो उसका मतलब होता है कि उनके दरमियान एंगल कितना है, 0। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। जे क्रॉस आई, अब ये भी प्रॉपर्टी हमने कुछ देर पहले पढ़ी है कि जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो आप फिर क्या करते हैं, नेगेटिव का साइन यूज़ करते हैं। जे क्रॉस आई की जो प्रॉपर्टी है वो माइनस के इक्वल है। नेक्स्ट में वो कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आई क्रॉस जे। अब देखें ऊपर वाले एमसीक्यूज में उसने सिर्फ पूछा था जे क्रॉस आई, नीचे वाले में वो कह रहा है मैग्नीट्यूड। तो जब वो मैग्नीट्यूड पूछेगा तो आपने ए क्रॉस बी का फार्मूला यूज़ करना है। आई क्रॉस जे हो जाएगा आई मैग्नीट्यूड जे मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। अब ये जो होते हैं आई जे और के, इनके दरमियान एंगल होता है 90 डिग्रीज़ का। आई एक्स के लॉन्ग है, वाई जे के, जे वाई के लॉन्ग होता है, तो इनके दरमियान एंगल हमेशा 90 डिग्रीज़ के होते हैं। साइन 90 होता है 1, आई की भी 1 जे की भी 1, तो ओवरऑल रिज़ल्ट कितना आएगा, 1। जब मैग्नीट्यूड पूछेगा तब आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, जब उसके बगैर पूछ रहा है तो आपने उसकी सिंपल प्रॉपर्टी देखनी है। आई क्रॉस जे क्रॉस के प्लस जे क्रॉस आई, इसका रिज़ल्ट हमने बताना है। तो आई क्रॉस जे के इक्वल होता है, जे क्रॉस जे, अब किसी वेक्टर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका रिज़ल्ट आता है नल वेक्टर। तो के क्रॉस के को जब मल्टीप्लाई करेंगे किसी वेक्टर को उसी के साथ, उसका रिज़ल्ट भी नल आएगा। और जब नल वेक्टर को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिज़ल्ट भी नल आएगा। यानी एंड पे हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ नल वेक्टर। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिटरमाइंस इट्स, टॉर्क जो है ये कहते हैं टर्निंग इफ़ेक्ट को। टर्निंग इफ़ेक्ट से मुराद ये है कोई भी बॉडी जो है वो सर्कुलर शेप में मूव करना शुरू कर देती है, तो लीनियर एक्सेलरेशन ये भी नहीं आएगा, लीनियर मोमेंटम ये भी नहीं आएगा। इम्पल्स कहते हैं जब किसी भी बॉडी के ऊपर फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होना शुरू हो जाए तो उसे कहते हैं इम्पल्स। ऑप्शन सी है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क जो है वो बॉडी को सर्कल में रोटेटरी मोशन में घुमाना शुरू कर देता है, तो रोटेटरी मोशन के लिहाज से एक्सेलरेशन कहलाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क बेसिकली हमें ये बताता है कोई बॉडी कितने एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ मूव किसी भी दायरे में मूव कर रही है। सी ऑप्शन। टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ इज़ मैक्सिमम व्हेन एंगल इज़, अब ये जो आर क्रॉस एफ है ये भी ए क्रॉस बी की तरह है, तो आर एफ साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है 90 के ऊपर। तो यहाँ पर जब 90 पुट करेंगे तो साइन 90 होता है 1, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगी सी। इफ़ द पोजीशन वेक्टर आर एंड एफ आर इन सेम डायरेक्शन देन टॉर्क विल बी, अगर आर और एफ की डायरेक्शन सेम है तो उनके दरमियान एंगल कितना आएगा, 0। आर एफ साइन थीटा, साइन 0 होता है 0, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। इफ़ बॉडी इज़ एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी
देन टॉर्क विल बी, अगर एक बॉडी रेस्ट में हो या एक ही वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो तो कितना टॉर्क आएगा। तो जब बॉडी हरकत ही नहीं कर रही या एक ही लाइन में सीधी एक ही रफ्तार से मूव कर रही है, उसमें कोई टर्निंग वगैरह कुछ भी नहीं है, तो उसमें टॉर्क कितना आएगा, 0। द काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स फॉर रोटेशनल मोशन, फोर्स जो है ये लीनियर मोशन में आती है, रोटेशनल मोशन में हम यूज़ करते हैं टॉर्क। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। अ बॉडी इज़ इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज़, स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। जब बॉडी रेस्ट में होगी तो उस इक्विलिब्रियम को कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। आज की वीडियो में हमने फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 के प्रीवियस बोर्ड्स में आने वाले इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।